हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज का हमारा विषय मध्यकालीन भारत का अध्याय दिल्ली सल्तनत है। इसमें हम दिल्ली सल्तनत की संक्षेप में जानकारी देखेंगे। देखते हैं क्या है दिल्ली सल्तनत में। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध। तराइन के पहले युद्ध में दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को परास्त करता है और मोहम्मद गौरी भाग जाता है। उसके बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी जीते गए भारतीय प्रदेशों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में छोड़कर वापस गौर प्रदेश लौट जाता है। इसके बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी। ऐसी स्थिति में मोहम्मद गौरी द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन स्थापित होता है और इसी के साथ 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। ये 5 क्रमशः इस प्रकार हैं। नंबर 1 गुलाम वंश, नंबर 2 खिलजी वंश, नंबर 3 तुगलक वंश, नंबर 4 सैयद वंश, नंबर 5 लोदी वंश। मोहम्मद गौरी के गुलामों में सबसे योग्य और विश्वसनीय कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। अगला, वह तुर्कस्तान का रहने वाला था। बचपन में ही दास के रूप में वह नेसापुर के बाजार में लाया गया। वहाँ उसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने खरीद लिया। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की तथा धनुर्विद्या और घुड़सवारी में शिक्षा दी। अगला, ऐबक ने कुरान पढ़ना सीख लिया था और इसलिए वह कुरान खवा के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। बाद में वे नेसापुर से गजनी ले जाकर बेच दिया गया। उसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। मोहम्मद गौरी की सेवा में आने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में महान परिवर्तन आया। मोहम्मद गौरी ने उसे अमीर ए आखूर के पद पर पदोन्नत किया। अमीर ए आखूर का मतलब होता है शाही घुड़सवार का अधिकारी। अगला, 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का साथ दिया। वस्तुतः गौरी की सैनिक योजनाओं को मूर्त रूप कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया। मोहम्मद गौरी सदैव ही मध्य एशिया की राजनीति में उलझा रहा। अगला, ऐबक का राज अभिषेक 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गौरी ने ऐबक को विजित प्रदेशों का प्रबंधन नियुक्त किया। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। आरंभ में ऐबक की स्थिति केवल मलिक एवं सिपह सालार का पद रहा था उनके पास। अगला, 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्त पत्र देकर उसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। अपनी दानशीलता के कारण वह लाख बख्श व पील बख्श के नाम से विख्यात था। हसन निजामी और फर्रुख मुद्दीर उसके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान करने वाला।
पील बख्श का मतलब है हाथियों का दान करने वाला। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन अख्तियार के काकी नाम से रखा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत की प्रथम मस्जिद कुबल उल इस्लाम दिल्ली पृथ्वीराज तृतीय के किले पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित कराया, जो दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में बनवाया, संस्कृत विद्यालय के स्थान पर निर्मित कराया था इन्होंने। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी है। अगला, इल्तुतमिश की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। ऐबक का मकबरा लोहार में है। अब हम गुलाम वंश की संक्षेप में देखते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों का शासन हुआ है, हम उसको संक्षेप में देखेंगे। सबसे पहले हम गुलाम वंश में देखते हैं। 1206 से 1390 ईस्वी दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। मामलुक एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनने के बावजूद भी स्वयं को मोहम्मद गौरी का गुलाम ही मानता था। वह एक इल्बरी जाति का तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य मोहम्मद गौरी के अन्य 2 गुलामों यलदौज और कुबौचा की ओर से उत्पन्न की जाने वाली चुनौती थी। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सूफी संत कुतुबुद्दीन अख्तियार काकी की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया। उसने दिल्ली में एक मंदिर को तोड़कर कुबल उल मस्जिद का निर्माण भी कराया था। इसके अलावा वर्तमान राजस्थान के अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कराया था। अगला, इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक अन्य प्रमुख शासक हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित की थी। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्का चलवाया जिसे टंका कहा जाता था, और तांबे का सिक्का चलाया जिसे जीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश की प्रमुख उपलब्धियां थी इक्का व्यवस्था की शुरुआत और चालीसा दल का गठन। इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को विभिन्न इक्ताओं में विभाजित किया था। ये इक्ता एक प्रकार से प्रशासनिक और राजस्व इकाई हुआ करते थे, और इसके मुखिया को मुक्ति या वली कहा जाता था। अगला, चालीसा दल को तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख इसामी की पुस्तक फुतुह उस सलातीन में प्राप्त होती है। दरअसल इल्तुतमिश ने प्रभावी रूप से शासन का संचालन करने के लिए अपने 40 वफादार सरदारों का गुट निर्मित किया था। इसी गुट को 40 दल के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर इसे 40 दल को बलबन ने समाप्त कर दिया। अगला, इसके अलावा गुलाम वंश का एक अन्य प्रमुख शासक गयासुद्दीन बलबन था। बलबन से संबंधित प्रमुख बिंदुओं में उसकी लौह और रक्त की नीति, उसका राजस्व के सिद्धांत, मंगोलों से रक्षा करने में उसकी रणनीति, अपने दरबार में
फारसी प्रथाओं का प्रचलन इत्यादि शामिल है। बलबन ने अपने राजतत्व सिद्धांत के तहत यह घोषित किया था कि सुल्तान धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है तथा ईश्वर की छाया होती है, सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। अगला, बलबन ने फारसी प्रथा के अनुरूप अपने दरबार में सिजदा और पैबोस नामक प्रथाएं प्रचलित की थी। घुटनों के बल सुल्तान के सामने बैठना सिजदा कहलाता था, जबकि सुल्तान के सिंहासन के पास जाकर पीठ के बल लेटकर सुल्तान के चरण चूमना पैबोस कहलाता था। उसने अपने दरबार में पारसी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा भी प्रारंभ की। अगला, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश की स्थापना गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के समय अनेक मंगोल आक्रमण हुए थे, जिनका उसने सफलतापूर्वक सामना किया था। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के दौरान एक हिजड़े मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण के पहले सफल अभियान का नेतृत्व किया था। अगला, अलाउद्दीन खिलजी की विभिन्न उपलब्धियों में से बाजार नियंत्रण प्रणाली भी एक विशिष्ट उपलब्धि है। वह वित्तीय और राजस्व सुधारने के प्रति गंभीरता देखने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसने दीवान ए मुस्तखराज नामक नए राजस्व विभाग की स्थापना भी की थी। अगला, दिल्ली सल्तनत के दौरान भूमि की पैमाइश के माध्यम से राजस्व निश्चित करने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था। उसने भूमि पैमाइश की मसाहत प्रणाली विकसित की थी। इस प्रणाली के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर 50% निर्धारित की थी, लेकिन इससे पूर्व ये दर 1/3 हुआ करती थी। अब अगला वंश देखते हैं, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी। तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसने किसानों के प्रति उदारता दिखाई और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बढ़ाई गई भू राजस्व की दरों को कम कर दिया था। सल्तनत काल में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक को ही कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, अर्थात अभी दिल्ली दूर है। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक इस वंश का एक अन्य प्रमुख सुल्तान था। गियासुद्दीन बरनी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की 5 प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करते हैं। इनके अनुसार 5 घटनाएं ये थीं। नंबर 1, 1325 से 26 ईस्वी में दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की गई। नंबर 2, 1327 ईस्वी में देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। नंबर 3, 1329 ईस्वी में उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। नंबर 4, 1332 से 34 ईस्वी के दौरान उसने खुरासान अभियान किया। नंबर 4, कराचिल का अभियान भी किया गया। अगला, हालांकि उसने ये सभी कार्य अपने राज्य की बेहतरीन के लिए किए, लेकिन वह इनमें असफल रहा। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ विद्वान पागल सुल्तान भी कहते हैं। अगला, फिरोज शाह तुगलक एक अन्य प्रमुख तुगलक सुल्तान हुआ था। इसने स्वयं को आदर्श मुसलमान सिद्ध करने की हर संभव कोशिश की थी। इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिर और कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया था। फिरोज शाह
तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। इसने गुलामों के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। अब अगला वंश देखते हैं, सैयद वंश। 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश की स्थापना खिल्ज खान ने की थी। उसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। एक अन्य सैयद वंशी शासक मुबारक शाह ने याहिया बिन सरहिंद नामक लेखक को संरक्षण प्रदान किया था। इस लेखक ने तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला वंश देखते हैं जो अंतिम वंश है, लोधी वंश। 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी एक अफगान था और लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक था। इसके बाद सिकंदर लोधी शासक बना। सिकंदर लोधी ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ किया और गुल रुखी नाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोधी ने भूमि की पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी नामक माप का आरंभ किया। अगला इब्राहिम लोधी वंश का और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। 1517 से 18 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा संगा के साथ लड़े गए खातौली या घाटोली के युद्ध में इब्राहिम लोधी बुरी तरह से पराजित हुआ। इसके बाद 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी ने बाबर के साथ पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था और युद्ध मैदान में ही मारा गया था। युद्ध मैदान में मरने वाला इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का पहला और एकमात्र सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत से संक्षेप में जानकारी यहाँ समाप्त होती है। अब हम इसके बाद जो अगली क्लास आएगी, हम इन पांचों वंश की एक व्यापक क्लास लेके आएंगे। अभी जो पांचों वंश की क्लास के बारे में संक्षेप जानकारी दी गई है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश। अब जो अगली हमारी दिल्ली सल्तनत की क्लास होएगी वो गुलाम वंश की होएगी और इसमें व्यापक जानकारी होएगी। इसी प्रकार से खिलजी वंश। अब एक एक वंश की जानकारी आएंगी, अर्थात 5 भागों में दिल्ली सल्तनत की क्लास अगली आएगी। जल्द ही हम गुलाम वंश की क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।